वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं अर्पित सिंह फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इधर कुछ दिन वीडियो नहीं आ पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा टेक्निकल इशू वगैरह आ गए थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। पर अब वीडियो रेगुलर रहेगी और विश्वास मानिए कि सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से पूरा करवाया जाएगा। जैसा कि अपना मुहिम है कि शॉर्ट तरीके में पूरा करें और संपूर्ण की संपूर्ण गाथा के मतलब कि बाकी कूड़े कचड़े को अलग किया जाए और उन चीज़ों पर फोकस किया जाए जो सीटेड में पूछी जाती है। मतलब कि ना हमें किसी पॉइंट को छोड़ना है, पर हमें डीप के चक्कर में वहां भी नहीं पहुंच जाना जहां सीटेड नहीं पहुंचता, क्योंकि आपके समय कम है और इस समय को कम समय होने की वजह से हमें उन चीजों पर पॉइंट करना होगा जिससे सीटेड पूछता है। मतलब सीटेड जहां तक पूछता है वहां तक में एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, पर ऐसे और फर्जी पॉइंट पे नहीं चले जाना जिसको सीटेड पूछता नहीं है। पता चला कुछ चीजें ऐसे हैं जिससे यूपी टेट पूछता है तो आप उधर दौड़ के चले गए। नहीं, डीप के चक्कर मत रहिए, हम वहां पे उस चीज को कवर करेंगे जिससे सीटेड पूछता है और जहां तक सीटेड पूछता है एक एक पॉइंट को कवर करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। मतलब कि 2 मिनट के लेक्चर में ऐसा पढ़िए कि आपकी कहानी एकदम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सीटेड है। और हर बार तो मैं बोलूंगा ये तथ्यों पर आधारित नहीं, ये आपके क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित है, ये आपके सोच पर आधारित है। तो रटने पर ना ध्यान देकर ज्यादा ज्यादा सोचने पर ध्यान देना है। और जो आज का है, कई बच्चों का डिमांड था कि लियो वाइगोस्की वगैरह वैज्ञानिकों को लाने के लिए, तो आज हम लियो वाइगोस्की को पढ़ेंगे। आज की हमारी जो टॉपिक रहेगी लियो वाइगोस्की को। और विश्वास मानिए कि इतने आसान तरीके से आप पढ़े भी नहीं होंगे। क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवाऊंगा लास्ट में, वो भी प्रीवियस ईयर के पेपर जो अभी हाल ही में हुए हैं और उसके पहले वहां से मैंने क्वेश्चन लिए हैं और उसको मैं सॉल्व करूंगा। फिर देखिएगा कि चीजें कितनी आसान होती हैं, पर यदि आप उसे सही तरीके से नहीं समझ पाते, सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, तो वही चीजें आपको 4-4 5-5 पेज में मिलती है, कितने लेंदी हो जाती है। पर विश्वास मानिए एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा कभी देखने की वीडियो जरूरत नहीं पड़ने वाली। मतलब एक बार देखे दोबारा आप देखेंगे ही नहीं वीडियो, इस बात की तुम गारंटी लेके देख लीजिए, क्योंकि मैं जो बोलूंगा उससे आप समझ लेंगे और समझने के बाद आपको दोबारा उसे समझने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि चीजें आपको पता है कि एक बच्चे के साथ कैसा ट्रीट करना है। बस मैं उसे वेरीफाई कर देना कि हाँ ये जो आपको पता है ये सही है, ये जो आपको पता है ये गलत है, और वहां से आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है और बस वहीं से सारी कहानी बन जाती है सीटेट की। तो ना कोई पोथी पत्रा, न 4-10 पेज की थ्योरी, सीधा सिंपल सटीक। समझ गए? तो आज हमारा जो टॉपिक है लियो वाइगोस्की, लियो वाइगोस्की। और लियो वाइगोस्की को पढ़ेंगे हम। और लियो वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? लियो वाइगोस्की ने सिद्धांत दिया था सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत लियो वाइगोस्की ने सिद्धांत दिया था, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत के और भी नाम है, इसी को बोलते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसी के एक और नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। एकदम धुन पकड़ लेंगे। एक और नाम इसको बोला जाता है सामाजिक रचनावाद का या संरचनावाद का सिद्धांत। पर मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि आखिर इतने नाम पढ़े तो कोई तो वजह होगी, और एक ही थ्योरी के सारे नाम हैं। और इन्होंने, पहले कहानी समझ लीजिए, कहानी क्या, मेन पॉइंट, क्योंकि मैं हमेशा बोल रहा हूं सीटेट में वहां से नहीं पूछता जो आप कॉपी में लिखेंगे, सीटेट वहां से पूछेगा जो कोई भी टीचर हो, यूट्यूब या कहीं भी आप पढ़ते हैं, वहां जो आपको समझाने के लिए तथ्य देते हैं या जिस बात पर चर्चा करता है आपसे, वहीं से सीटेट पूछता है। मतलब जिन चीजों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वही चीज पूछता है, या कोई भी टीचर समझाने की कोशिश कर रहा हो वहीं से पूछता है, न कि जिन चीजों को आप लिख के बैठे हुए हैं। यहाँ चीजें समझने वाली होती हैं। तो देखिए लियो वाइगोस्की का जो सिद्धांत है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक रचनावाद संरचनावाद, तो उन्होंने ये बात बोले कि जो भी बच्चे होते हैं वो कहाँ सीखते हैं? इतना तो देख के आप समझ गए होंगे, कहाँ सीखते हैं? समाज में। जो समाज में बच्चों से बड़े लोग होते हैं, आस पास में भाई बहन हो गए, दादा हो गए, आपके चाचा हो गए, जितने रिश्तेदार आस पास पड़ोस, गुरु जी, हर व्यक्ति के पास अपने अनुभव और विचार होते हैं।
अब बच्चा जब समाज में निकलता है, आप कल्पना कीजिए कि एक बच्चा जब समाज में निकलता है तो उन सभी के विचारों से प्रभावित होता है। एक समय आपका भी था कि आपको कुछ भी पूछना होता था, जिज्ञासा होती थी, क्यूरियोसिटी होती थी, तब जाहिर बात अपने से बड़ों से पूछते थे, वयस्कों से पूछते थे, और उन्हीं वयस्कों से आप बच्चा पूछता है और उनके विचारों को सुनता है और ग्रहण करता है। तो लियो वाइगोस्की ने जो बात बोली, यदि मैं संक्षेप में उसे समझाने की कोशिश करूं, तो लियो वाइगोस्की ने इस बात को कहा कि बच्चा समाज में वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। अंतःक्रिया मतलब अपनी बातों को कहना, उनकी बातों को सुनना, अपने विचार व्यक्त करना, उनके विचारों को सुनना, ये होती है अंतःक्रिया, जब दो लोगों के बीच में चलता है। तो उन्होंने कहा कि जो समाज होता है, बच्चा समाज से बंधा होता है और उसी समाज में अंतःक्रिया करके चीजों के बारे में सीखता है। इसे सामाजिक संज्ञानात्मक विकास क्यों कहते हैं? एक आपको याद होगा पहले से कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, मतलब मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, लेकिन वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसका नाम है सामाजिक संज्ञानात्मक। मतलब संज्ञानात्मक मतलब होता है मानसिक, कि जो दिमाग का विकास हो रहा है किसके जरिए हो रहा है? समाज के जरिए। इससे यह सिद्धांत किसका है? वाइगोस्की का, कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कि बच्चों का मानसिक विकास किसके जरिए? समाज के जरिए। बच्चे कहाँ अंत्य क्रिया करके सीख रहे हैं? समाज में। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने कहा जो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं, रीति रिवाज हो गए, जो कल्चर होती है, संस्कृति होती है, या जो टूल्स होते हैं समाज में, बहुत सी चीजें होती हैं, उन सभी चीजों के जरिए बच्चे अलग अलग चीजों को, जो जो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं, जितने भी मतलब संस्कृति से, रीति रिवाज, धर्म से जुड़े हुए चीज है, तो उन सभी उपकरणों से बच्चा कुछ ना कुछ चीजों के बारे में सीखता है, कुछ ना कुछ उनसे ग्रहण करता है, और इस तरीके से बच्चे का विकास होता रहता है। सामाजिक रचनावाद मतलब बच्चे की जो रचना की जा रही है, बच्चे की जो विकास होते जा रहा है, उसकी रचना होती जा रही है, उसकी बुद्धि का, उसकी सोच की, उसकी नैतिकता की, हर एक पक्ष में जो उसकी रचना हो रही है, किसके जरिए हो रही है? समाज की। ओवरऑल इनका यही कहना था कि एक बच्चे का विकास समाज के अंदर होता है, और जो बच्चे का विकास समाज के अंदर हो रहा है, वो समाज में जो वयस्क होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके साथ अंतःक्रिया करके, समाज में जो उसके पूरे आसपास के लोग हैं, उन सभी के साथ अंतःक्रिया करके उसका विकास धीरे धीरे होता है। तो पहला पॉइंट जो है इनके लिए वो यही है, उन्होंने बोला बच्चे समाज में वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, करके सीखते हैं। अब बस पॉइंट पकड़िए आप। अंतःक्रिया मतलब अपनी बातों को कहना, उनकी बातों को सुनना, सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग करना। मैं देखिए पहले बोला हूं कि मैं विशेषता लिखवा सकता हूं, यदि आपको ज्यादा डीप जाना है आप यूपी टेट देखिए, क्योंकि फिर यूपी टेट के पर्पस रहेगा कि इनके विशेषताएं क्या है, पॉइंट्स क्या है। और यहां मैं फोकस करना चाहता हूं आपको उस पॉइंट पे जो इस बात को लियो वाइगोस्की सोचते थे और जो उन्होंने एक्चुअल बात कही, क्योंकि यहां आपको थ्योरी रटनी नहीं, समझनी है कि क्यों सीटेट ने इसे लिया और क्यों एक टीचर को यह थ्योरी जाननी चाहिए, और इससे का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है बच्चे के जीवन में। इस बातों पर आपको ध्यान देना है। तो एक बात तो आपके दिमाग में घुस गई होगी कि बच्चे का विकास हो रहा है, उसमें समाज का बहुत बड़ा अहम रोल है, और समाज में संस्कृति होती है, धर्म, रीति रिवाज, वयस्क होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो वही उन्होंने कहा कि बच्चे का कहाँ विकास होता है? समाज में, वयस्कों के साथ अंतःक्रिया। जाहिर बात है एक समाज बनता है कुछ लोगों से मिलकर, और अपने से जो बड़े होते हैं उनसे बच्चा अपनी जिज्ञासा पूछता है, और उन्हीं के साथ अंतःक्रिया करके उसका विकास होता रहता है। तो एक पॉइंट आपने पकड़ गया, लेओ वाइगोस्की मतलब समाज। एकदम रट मत लेना, कहीं घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया ना तो घूम जाओगे, इसलिए की के रूप में मत याद कर लेना, ट्रिक के रूप में, कि जहां समाज वहां लेओ वाइगोस्की, जहां लेओ वाइगोस्की वहां समाज, ये मत करना। क्योंकि सीटेट पिछले 1-2 साल से चीजों के साथ खेलना सीख गया, वो जान गया है कि सब आजकल पासवर्ड याद करने लगे हैं, की याद करने लगे हैं, कि संज्ञानात्मक मतलब जीन पियाजे है, नैतिक मतलब कि लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, सामाजिक मतलब कि वाइगोस्की हो गए, इसलिए वो खेल रहा है। इसे उस पर फोकस मत किए, बस बात समझिए। लेओ वाइगोस्की का जो अहम काम था कि बच्चा समाज में सीखता है, उन्होंने और भी चीजें बताई, और उन्हीं पॉइंट को पकड़ना है आपको। दूसरा उन्होंने बताया MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब ज्यादा ज्ञानी दूसरा। उन्होंने कहा बच्चा उन्हीं से सीखेगा या उन्हीं से सीखता है जिसे वह खुद से
ज्यादा ज्ञानी समझता है। एक लाइन की बात है कि वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा 19 सीखेगा जिन्हें अपने से ज्यादा ज्ञानी समझता है। यदि यदि आपके घर में बच्चे नहीं सीख रहे हैं, समझिए कि आपको अपने से ज्यादा ज्ञानी नहीं समझते, आपको हल्के में ले लिया है। तो वाइगोत्स्की ने एक शब्द दिया, मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, कि बच्चा उन्हीं से सीखता है जिससे वो खुद से ज्यादा क्या समझता है, ज्ञानी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिए, पर विश्वास मानिए आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इतनी बार मैं इसको फिर टोटल सीडीपी रिवाइज करवाऊंगा। तो ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। तो एक चीज यहां सीखे, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज का बहुत बड़ा रोल है। समाज में संस्कृति होती है, धर्म होते हैं, रीति रिवाज कुछ वसूल होते हैं, और उस संस्कृति उस कल्चर के भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसी बच्चे के विकास में। इसलिए कहीं भी संस्कृति मिले विकास के, चाहे गणित चाहे कहीं भी किसी चीज के शिक्षण में, कि संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, नहीं बिल्कुल पड़ता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक बच्चे के विकास में, संज्ञानात्मक मतलब बुद्धि के विकास में, जब समाज का प्रभाव पड़ा और समाज में एक संस्कृति एक कल्चर होती है, तो संस्कृति उस कल्चर का भी प्रभाव उसके विकास पर पड़ेगा। इस बात को समझिएगा कि संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, बच्चे अंतःक्रिया करके सीखते हैं, बच्चे संज्ञानात्मक, समाज से संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास होता है, सामाजिक रचनावाद कि समाज बच्चे की रचना करता है बुद्धि की। तो बच्चे समाज में वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा MKO, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, कि बच्चा उन्हीं से सीखता है जिन्हें वो खुद से ज्यादा ज्ञानी समझता है। आगे के पॉइंट पे भी मैं चलूं तो एक शब्द उन्होंने दिया, तीसरा शब्द ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD दिया, जिसको बोलते हैं आप संभावित विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र बोलते हैं इसे, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और एक शब्द उन्होंने दिया स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग दिया, जिसको बोलते हैं पाड़, ढांचा, या इसी को बोलते हैं मचान। पाड़, ढांचा, या फिर क्या बोलते हैं, मचान। तो देखिए इस ZPD में एक शब्द आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब वह जोन, वह क्षेत्र। कौन सा शब्द है, क्षेत्र। क्षेत्र मतलब कोई जगह, कोई स्थान। तो देखिए ZPD का मतलब होता है वह स्थान जहां बच्चों को, वह स्थान जहां बच्चों को मदद दी जाती है, जहां बच्चों को मदद दी जाती है उसको बोलते हैं ZPD। और जो मदद दी जाती है, मतलब मदद तो दे रहे हैं, वह स्थान जहां आपने मदद दिया उसे ZPD कहते हैं। लेकिन मदद में आप क्या दिए, आप बच्चे को हिंट कर सकते हैं, हल्का सा हिंट कर देते हैं, जिससे बोलते हैं आप बच्चे को थोड़ा सा इशारा कर देते हैं। तो जहां आप बच्चे को थोड़ा सा हिंट देते हैं या बच्चे को इशारा दे देते हैं, तो वह हिंट, वह इशारा, वो सभी चीज क्या कहलाती है, मदद। तो जो मदद दी जाती है उसे बोलते हैं पाड़, ढांचा या मचान। कहानी बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट में समझिए। अब क्षेत्र का मतलब समझेंगे, क्लास में मदद की गई तो क्लास ZPD हो जाएगा। क्षेत्र का मतलब उसके नॉलेज की दुनिया में चलिए देखिए, जैसे एक बच्चे का कुछ ना कुछ होता है पूर्व ज्ञान, ऐसा रहने को एकदम अनपढ़िया है, उसका कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान होगा। और एक आपका टारगेट होता है कि हमको इस लक्ष्य तक बच्चे को ज्ञान बढ़ाना है। क्लास में बच्चे का कुछ पूर्व ज्ञान होता है, पर आपका एक टीचर का टारगेट होता है कि उसके ज्ञान में वृद्धि करके इतना पहुंचा देना है, इस रेंज के बाहर ले जाएंगे, इतना हमारा टारगेट है। और ये क्या, उसका पूर्व ज्ञान है। तो बच्चे को हम मदद कहाँ देंगे, यहां देंगे? नहीं, आपको पहुंचाना कहां तक है, इस लाइन तक। तो यहां तो मदद देंगे नहीं। पूर्व ज्ञान यहाँ इस गोले के अंदर देंगे नहीं। जो बच्चे को पहले से आता है पूर्व ज्ञान, उसमें मदद देने का कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं है। तो बच्चे को क्या नहीं आता जहां आप मदद देंगे, ये वाला एरिया, ये वो एरिया जहां बच्चे को कुछ नहीं आता है, उसको यहां तक आता है, यहां से यहां तक उसको नहीं आता। यदि आ जाएगा तो उसका ज्ञान का लेवल कहां तक पहुंचेगा, यहां तक, और यहीं तक आपको पहुंचाना है। तो यह वो एरिया है जहां बच्चे को नहीं आता,
और यही आप उसे मदद दे सकते हैं, क्योंकि यहां मदद देंगे पूर्व ज्ञान में तो बोलेगा तुमको पहले से पता, बता कर रहे हो तुम, जाहिर बात है उसको पहले से पता हो, सीधे बोलेगा मास्टर हमको पहले से पता है। तो जाहिर बात है यदि आप मदद दे सकते हैं और यदि आप मदद करना चाहते हैं एज ए टीचर, तो मदद आप कहां करेंगे, यहां से यहां के एरिया में। इसलिए इसे बोलते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। वह संभव जगह, वो पॉसिबिलिटी है कि जहां संभव जगह जहां पे एक टीचर मदद कर सकता है, यही वो संभव जगह जहां आप मदद कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं मदद नहीं कर सकते। तो इस एरिया को बोलते हैं जेडपीडी। इस एरिया क्या बोलते हैं, इस जगह को क्या बोलते हैं, जेडपीडी, क्योंकि यहां आप उसको मदद कर सकते हैं। इसके ऊपर मदद देने का मतलब नहीं है, अब हाई लेवल तो ले जाएंगे नहीं, 3 का बच्चा है, उसका पूर्व ज्ञान पहले जानता, वहां मदद देंगे नहीं। जहां आपका टारगेट पहुंचाना है, जहां उसका पूर्व ज्ञान है, उन दोनों के बीच का जो गैप है, जहां उसको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है जिन चीजों का, यहीं पे आप उसको क्या देते हैं, मदद देते हैं। तो जाहिर बात है वह जगह जो उसके पूर्व ज्ञान और नॉलेज ज्ञान के बीच की जो जगह होती है, जो गैप होता है, जो उसको नहीं आता, वहीं पे आप उसको मदद दे सकते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है संभावित विकास का क्षेत्र, क्योंकि वही एक संभव जगह है, वही एक पॉसिबिलिटी वाली जगह है जहां पे आप उसको मदद दे सकते हैं, उसको हेल्प दे सकते हैं। तो वह जगह जहां आप उसको मदद दे सकते हो कहलाती है जेडपीडी। और यहां पे मदद देने के कई तरीके हैं। हिंट कर देना, जैसे बच्चा पहाड़ा पढ़ रहा है, एक और उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे बच्चे अक्सर पहाड़े पढ़ते हैं, टेबल्स पढ़ते हैं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 टाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 2 पचे 2 पचे 2 पचे 2 पचे, रटता रहेगा 2 पचे 2 पचे 2 पचे 2 पचे। और जैसे टीचर बोला 10, जैसे आप बोलते हैं 2 पचे 2 पचे, आप बोलते हैं 10, तो जैसे आपने बोला 10, कौन बोला, आपने बोला जैसे ही क्या 10, उसके बाद का बच्चा धार पकड़ गया, अच्छा हाँ 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, इस तरीके से बच्चा पहाड़ा पूरे 20 तक क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो पूरे पहाड़े में बच्चा अटका कहाँ, 20 पे अटका, 18 पे, 14 पे, 16 पे नहीं, 2 पे, 4 पे, 6 पे अटका नहीं, वो सिर्फ कहाँ अटका, 10 पे। और आपने क्या दिया था, हिंट, आपने दिया हिंट 10। तो जो आपने हिंट बोला 10, वो है आपका स्केप फोल्डिंग, वो मदद जो आपने दी है 10 बोल के, वो है आपकी स्केप फोल्डिंग। और किस जगह पे दिया, इस जगह पे आपने मदद दिया, ना इसके ऊपर दिया ना इसके नीचे दिया, इस जगह पे मदद दिया, ये जगह कहलाती है जेडपीडी। और ये 10 बोल के आपने मदद दिया, इस 10 को बोलना या हिंट कर देते कि बोलता कि 2 पचे 2 पचे, आप बोलते तो हिंट कर देते, इशारा कर देते, या फिर अपने जैसे बोल के ही बता दिया कि 10, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, इसके फोल्डिंग कहलाती हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि जेडपीडी होता है जगह जहां आप मदद देते हैं, और इसके फोल्डिंग होती है वह मदद जो आप उसको देते हैं। इसके फोल्डिंग वो मदद है जो दी जाती है, और जिस जगह पे मदद देते हैं वो कहलाती है जेडपीडी। तो जगह से मेरा उम्मीद करता हूं कि जगह से भी आप सेंस समझ गए होंगे कि जगह का मतलब क्या है। जगह का मतलब ये नहीं कि क्लासरूम में दे रहे हैं, कि कॉपी में दे रहे हैं, किताब में, कि घर पे, कि मार्केट में। जगह से मतलब ये है कि जब कोई भी चीज बच्चा पढ़ता है तो कहीं ना कहीं अटकता है। जैसे अब ऑफलाइन क्लास में तो समझ में आ जाते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे बहुत ही तेज हैं, तो समझ जाते हैं कि नहीं, देख के समझ में आ जाता है कि समझ में आया कि नहीं। पर ऑनलाइन में तो भाई समझ में नहीं आता कि आप समझे कि नहीं समझे, या कंफ्यूजन है। पर यदि कंफ्यूजन है तो प्लीज उसे कमेंट में लिख दिया करिए। तो देखिए एक और उदाहरण लेता हूं, जैसे कि बच्चा मान लीजिए कोई चित्र बना रहा है, ये हो गया तोता का आंख, ये तोता का पंख हो गया, ठीक है भाई, ये तोता का पंख भी हो गया। तोता का पैर बनाना, तोता को पैर कितना होता है, पैर कितना, तो आप बोलेंगे अच्छा बताओ तोता को पैर कितना होता है, याद करो, बोलेगा 2। अच्छा बताओ 2 पैर जो होता है पतले होते हैं कि मोटे होते हैं, तो बोलेगा पतले। अच्छा पैरों में उंगलियां होती है कि नहीं होती हैं, बोलेगा हाँ उंगलियां होती हैं, तो वो तुरंत बनाएगा 2 पैर। तो मतलब जहां वो अटका था, कहां अटका था, पूरे डायग्राम को बनाने में नहीं, सिर्फ इस पैर को बनाने में। तो यही वो जगह है जहां आपने मदद दी, और इस जगह को बोलते हैं जेडपीडी। और जो बोल बोल के आपने इशारे दिए उसको ना आगे बढ़ने के लिए, जो इशारे देते गए कि 3 उंगली होती है, पतले पैर होते हैं, तो वो सारे क्या कहलाते हैं आपके, इसके फोल्डिंग। एक चीज और जो आपसे इसमें पूछता है, इसी डायग्राम से आपको बता दूं, समझ जाएगा, पीले रंग में है। देखिए इसी डायग्राम से एक चीज और आपको बता देता हूं कि एक चीज और पूछता है कि जेडपीडी में जो मदद दी जाती है वह पूर्व ज्ञान से कुछ ऊपर दी जाती है, पूर्व ज्ञान के नीचे दी जाती है, कि पूर्व ज्ञान से बहुत ऊपर दी जाती है। देखिए पूर्व ज्ञान से नीचे देने का मतलब कि ये इसका पूर्व ज्ञान है,
ये इसका क्या है, पूर्व ज्ञान है, ये गोला। पूर्व ज्ञान से नीचे देने का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्व ज्ञान से नीचे देने का मतलब कि इसके नीचे देने का मतलब कि इसके अंदर देना। तो क्या पूर्व ज्ञान के अंदर आप कहीं उसको मदद दे सकते हैं, जाहिर बात है नहीं दे सकते। उसको जो चीज पहले आ रहा है वहां क्यों ज्ञान उसको बांटेंगे आप, वो तो पहले जानता है। अब यहां मान लीजिए यहां तक बच्चे का नॉलेज है, बोलेगा पूर्व ज्ञान से ज्यादा ऊपर देते हैं, ज्यादा ऊपर मतलब यहाँ का सीधे बताने लगेंगे, पढ़ाने लगेंगे आप, नहीं। यहां उसका नॉलेज आप पढ़ते हैं कि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ के बताना है, तो जाहिर बात है ये उसके नॉलेज के लिए लेवल है, तो उसके हल्का सा ऊपर देंगे, यहाँ की चीज पहले पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ की चीज, फिर यहाँ की चीज, ऐसे जोड़ते जोड़ते उसको कहां तक पहुंचा देंगे, यहाँ तक। तो जब पूछता है कि बच्चों को जो जेडपीडी में मदद दी जाती है वो पूर्व ज्ञान के ऊपर देते हैं कि पूर्व ज्ञान के नीचे देते हैं कि पूर्व ज्ञान के बहुत ऊपर, कि पूर्व ज्ञान के जरा सा या थोड़ा सा ऊपर देते हैं, तो जाहिर बात आप आंसर पकड़ लिए होंगे, क्या होगा कि पूर्व ज्ञान से थोड़ा सा ऊपर देते हैं या पूर्व ज्ञान से कुछ ऊपर देते हैं। समझ गए होंगे आंसर, जिसका क्या होगा कि जो जेडपीडी में मदद दी जाती है वो पूर्व ज्ञान से कुछ ऊपर देते हैं। और कुछ शब्द का मतलब है कि थोड़ा सा, कुछ शब्द का मतलब क्या है, थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या देते हैं, ऊपर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे जेडपीडी क्या होता है, स्केप होल्डिंग क्या होता है, और इसका एक्चुअल थ्योरी क्या कहना चाहता है आपसे। अब विश्वास मानिए ज्यादा लीला रचने की इसमें जरूरत नहीं है, ये इतने से ही लगेंगे आपके क्वेश्चन। बोला हूं ना पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, विश्वास मानिएगा कि यदि आपको लगेगा ना कि कहीं बाहर भाग रहा है लियो बाइगोस्की इतने रेंज से, तब फिर बताइएगा मुझे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये तो इतना लिख दे रहा हूँ, नहीं तो क्लासों में तो इतना लिख दूं वो भी बड़ी बात है, समझा दिया हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने एक शब्द बताया प्राइवेट स्पीच, एक उन्होंने और शब्द दिया प्राइवेट स्पीच, या इसी को बोलते हैं निजी वाक, मतलब बात करना, या निजी संवाद, निजी वाक या निजी संवाद। उन्होंने कहा कि होता ना कि बच्चे अपने से बुदबुदा रहे हैं, अपने में ही बोले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब बच्चे किसी कार्य को करते हैं साथ में वो खुद से बातें करते हैं, अपने मुंह से कुछ ना कुछ बुदबुदाते रहेंगे, मतलब मुंह चलता आपको मुंह हिलता हुआ दिखेगा, खुद से बातें करते हो, आपको नहीं समझ में आया क्या बोला, लेकिन मुंह हिलता है कि कुछ ना कुछ तो बोल रहा है, बुदबुदाया जा रहा है। तो जब बच्चे कार्य करते हैं, खुद से बातें करते हैं तथा आगे की योजना बनाते हैं कि अब इस काम को निपटाएंगे, इसके बाद ये करेंगे, वो पीटा था उसको वहां गली में घेर के 10 बजे पीटना है, फिर वहां से निकलेंगे दूसरा का पीटा उसको वहां घेरेंगे। तो मतलब जो योजनाएं बनाता रहता अपने कार्य को कर रहा है, साथ में खुद से बातें भी कर रहा है, साथ में पूरी प्लानिंग भी कर रहा है आगे के काम की, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। तो देखिए प्राइवेट स्पीच मतलब होता है जब बच्चा अपने कार्यों को करते हुए खुद से बातें करता है, खुद से बातें करता है तथा आगे की योजना बनाता है, आगे की योजना बनाता है, तो इसे निजी वाक कहते हैं। और देखिए एक शब्द आता है आंतरिक भाषण। आंतरिक भाषण जो होता है ना, आंतरिक भाषण चिंतन के समय की जाती है। जो बोली होती है दो तीन तरह की होती है, देखिए एक होती है सामाजिक भाषा जिसमें आप बोलते हैं सामने वाला सुनता है, दूसरा होता है प्राइवेट स्पीच जिसमें कि आपको इतना मालूम रहेगा कि सामने वाला कुछ ना कुछ बुदबुदाया जा रहा है, आपको मालूम है कुछ कुछ बुदबुदा रहा है, उसके होठ हिलते रहेंगे, प्राइवेट स्पीच में होठ हिलते रहेंगे, मालूम है कुछ कुछ बुदबुदा रहा है, खुद से बातें कर, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा। और एक होता आंतरिक भाषण, आंतरिक भाषण तब करते हैं जब चिंतन करते हैं, जैसे हम सोच में पड़े हुए हैं, मुंह नहीं घुमाते, बस आप मुंह बंद करके दिमाग में सोचे पड़े ऐसे, तो मतलब जो आप बोल रहे हैं वो कहाँ बोलते हैं, सीधे दिमाग के अंदर, मन के अंदर बोलते हैं। आपके ना होठ हिलते हैं, ना मुंह हिलते हैं, ना जीभ हिलती, कुछ नहीं हिलती, लेकिन आप कुछ ना कुछ अपने मन के अंदर बोलते जरूर रहते हैं, तो उसे बोलते हैं आंतरिक भाषण।
जो मन के अंदर बोला जाता है, बाहर वाले को कुछ भी पता नहीं चलता कि बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मन में ही जो कहना है कह दिए, तो होता है आंतरिक भाषण। तो ये अंतर होते हैं। एक आपसे सब पूछता है स्वनियमन। स्वनियमन क्या होता है? देखिए, स्व मतलब खुद और नियमन मतलब नियम बनाना, मतलब खुद से। ये जो है ना कि कार्य करते हुए आगे की योजना बनाता है, इसी को बोलते हैं स्वनियमन। कि खुद से बातें करते हुए आगे की योजना बनाना, इसे क्या बोलते हैं? स्वनियमन। मतलब चीज वही है, बोलने को प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, योजना बनाने को स्वनियमन। जबकि ये सारे काम एक साथ चलते हैं। काम भी कर रहा है, कोई चीज तह भी रहा है, बुदबुदाए भी जा रहा है, फलाने को देखेंगे 10 बजे निपटाते हैं। तब बिना सब्सक्राइब के जाते हैं, सब लाइक भी नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, बताते हैं एक दिन भेटा तो जाए, सब कहाँ पे हैं ये रहने वाले। तो मतलब कि कार्य भी कर रहा है, खुद से बातें भी कर रहा है, और साथ में योजना बना रहा है। तो कार्य कर रहा है, कार्य करने में देखिए खेल कूद खाना पीना कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं कार्य करने में मतलब कोई बहुत मेहनत काम करे, खेल कूद भी हो सकता है उसका कार्य बच्चे का। तो जो खुद से बातें करना है, इस सिचुएशन में जो खुद से बातें करता है उसे प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, और इस सिचुएशन जो योजना बनाता है उसे क्या बोलते हैं? स्वनियमन, मतलब खुद के नियम बनाना। तो ऑप्शन में आपको स्वनियमन भी मिल सकता है, प्राइवेट स्पीच भी। तो ये हुई बात इसकी निजी वाक्य की या प्राइवेट स्पीच की। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, पर उम्मीद करता हूँ कि आप भावनाओं पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे कि नहीं, समझने वाली बात पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने भाषा के बारे में बोला, एक उन्होंने शब्द कहा कि भाषा विचार से पहले आती है। भाषा विचार से पहले आती है। भाषा को तो उन्होंने भाषा ही कहा, लेकिन विचार को कहीं कहीं संज्ञानात्मक भी लिख देता है। संज्ञानात्मक विकास। विचार कहाँ बनते हैं? दिमाग के अंदर। और दिमाग मानसिक चीजें हैं, विचार क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। और मानसिक को ही क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक। तो विचार की जगह कौन सा शब्द प्रयोग कर देता है? संज्ञानात्मक। जैसे बोलेगा भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुलभ बनाता है, किसने कहा? लियो वाइगोस्की। तो जब भी कोई लाइन लिखेगा भाषा या विचार के बारे में, दो ही वैज्ञानिक है, एक जीन पियाजे, एक लियो वाइगोस्की। अभी आप पढ़ेंगे जीन पियाजे को। तो लियो वाइगोस्की ने भाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना है, और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को। इस बात को ध्यान रखिएगा। लाइन पढ़ने के बाद जब आपको यह महसूस होगा कि नहीं इसने भाषा को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो ये कौन है? लियो वाइगोस्की। और जब लगेगा विचारों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है या संज्ञानात्मक विकास को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो वहां पे कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे। जैसे इसी के ऊपर कई लाइन बनते हैं कि भाषाई विकास संज्ञानात्मक विकास को सुलभ बनाता है। या इसी के साथ एक और आ जाएगा, जैसे संज्ञानात्मक विकास से पहले भाषाई विकास होता है। तो जाहिर बात है, देखिए चाहिए लाइन, चाहिए लाइन, चाहिए लाइन, भाषा को क्या दिया गया? सबसे पहले प्राथमिकता। और जब भी भाषा को पहले प्राथमिकता दी जाएगी तो कौन हो जाएंगे? लियो वाइगोस्की। और विशेषता के रूप में आप लिख भी सकते हैं कि वाइगोस्की ने भाषा को सर्वाधिक महत्व दिया। आपकी इच्छा लिख भी सकते हैं कि लियो वाइगोस्की ने भाषा को सर्वाधिक महत्व दिया। ऐसे दिमाग में बैठ गया होगा कि लियो वाइगोस्की जो थे उन्होंने भाषा को ज्यादा महत्व दिया था। तो यहाँ आप समझ गए होंगे। और बाकी इनकी किताब वगैरह दुनियादारी वो सब यूपी टेट का मटेरियल उधर ही भेंट हो जाएगी इससे। जाहिर बात है जो सामाजिक चीज़ों की बात है, इतना अच्छा वैज्ञानिक तो खेल कूद को महत्व तो देंगे ही, जाहिर सी बात है, बाकी सारी चीज़ों को भी। तो ये आपके कौन थे? लियो वाइगोस्की। ये कौन थे आपके? लियो वाइगोस्की। जिसमें हमने पढ़ा पहला कि बच्चों का विकास समाज में होता है, सांस्कृतिक चीज़ों से होता है। बच्चे अपने वयस्कों समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं।
MKO ज्यादा ज्ञानी दूसरा, बच्चे उन्हीं से सीखेगा जो खुद उनसे ज्यादा क्या होगा, ज्ञानी होगा। तीसरा कि तीसरा होता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिस जगह पे मदद दी जाती है, जिस जगह पे मदद दी जाती है उससे बोलते हैं ZPD। इसके फोल्डिंग, पहाड़, ढांचा या मचान, इसी के नाम है। इसके फोल्डिंग को पहाड़, ढांचा या मचान कहते हैं। जहां जो मदद दी जाती है, जो मदद दी जाती है, जिस जगह मदद दी जाती है ZPD, जो मदद दी जाती है, इशारे करना, हिंट करना, बोल के बताना, नकल करवा देना, तो जो मदद भी आप देंगे उसे बोलते हैं इसके फोल्डिंग। उसके बाद आपने प्राइवेट स्पीच पढ़ा कि जब बच्चे कार्य करते हुए खुद से बातें करते हैं, आगे कार्य की योजना बनाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, जब बुदबुदाते हैं खुद से, प्राइवेट स्पीच कहलाता है। या खुद से बातें करते हैं, जो योजना बनाता है, योजना बनाने को स्वनियमन, खुद से बातें करने को प्राइवेट स्पीच, दोनों में से कोई भी वाक्य मिल सकता है। तीसरा आपने पढ़ा कि इन्होंने भाषा को सबसे ज्यादा महत्व दिया और इन्होंने बोला कि विचार और भाषा में भाषा का विकास सबसे पहले होता है, और भाषा के विकास होने से ही विचारों संज्ञानात्मक विकास होता है या बुद्धि का विकास होता है। और जाहिर सी बात है, ऐसे आप देखिए, यदि आप किसी समाज में हैं तो किसी समाज का हिस्सा हैं, आपको दुनिया भर के बहुत विचार होंगे, बहुत अच्छे अच्छे विचार आपके दिमाग में भरे हुए, बहुत ही ज्ञानी प्राणी, लेकिन उस जगह की यदि आपको भाषा ही नहीं आती तो आपके विचार धरे के धरे रह जाएंगे। हो सकता है आप एक बच्चे के रूप में हैं, लेकिन उस जगह की आपको भाषा नहीं आती तो ना आप उनकी बात कह पाएंगे, ना अपनी बात पूछ पाएंगे, आपका विकास कभी होगा ही नहीं। इसलिए बुद्धि के विकास, संज्ञानात्मक विकास या विचारों के विकास से ज्यादा ऊपर आता है कौन सा, भाषा का विकास। पहले भाषा सीखेंगे उस समाज की, तब जाके आपका कौन सा विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास। यदि भाषा का विकास नहीं हुआ, जिस जगह आप यदि वहां की भाषा नहीं सीखे, वहां के भाषा का विकास नहीं कर पाए, तो जाहिर बात है उस समाज में आप संज्ञानात्मक विकास कभी नहीं कर पाएंगे, न कुछ किसी की बात समझ पाएंगे, न अपनी बात पूछ पाएंगे। इसलिए इन्होंने समाज को देखते हुए किसको सबसे ज्यादा महत्व दिया, भाषा को। क्योंकि किसी समाज में यदि आप भाषा को नहीं जानते तो आप खुद ही कल्पना करिए कि आप वहां पे न कह पूछ पाएंगे, न अपनी बात कह पाएंगे, न सामने वाली की बात समझ पाएंगे, तो आपकी बुद्धि का विकास रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। होगा पर उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसे आप भाषा को जानते रहेंगे तो कर सकेंगे। तो ये कौन थे, लियो वाइगोस्की। अब इनके क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलता हूं। क्वेश्चन मुझे 1 मिनट दीजिएगा, क्वेश्चन होंगे तो कॉपी करके मैं निकाल लेता हूं उन्हें। हाँ देखिए, कहाँ गया तीसरा फोल्डर। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी जस्ट प्रीवियस ईयर के हैं, देखिए आपको ऐसा लगे नहीं कि फर्जी में तो मास्टर नहीं निकल रहा है बोल के। तो देखिए, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसे प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाहिर बात है, परिवार भी समाज का हिस्सा, आपने पढ़ा था सामाजिकरण में, पहला परिवार होता है, दूसरा विद्यालय, तो परिवार भी एक समाज का हिस्सा है, परिवार भी एक समाज होता है बच्चे के लिए। उन्होंने प्रदत्त कार्य देते ताकि बच्चा अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल, ताकि बच्चा उससे चर्चा करेगा, पापा ये कैसे पापा बताएंगे चीजों को, और फिर वो लिख के आएगा उस कार्य को करके, प्रोजेक्ट कार्य को। तो लियो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका, अनुकरण, नकल करने को बोले हैं वाइगोस्की, नहीं जैविक परिपक्वता, नहीं पदानुक्रम, नहीं क्या, सामाजिक अंतःक्रिया। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, लेव वाइगोस्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। यदि आप सहमति रखते हैं लेव वाइगोस्की के विचारों से तो आपको क्या करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। अरे नहीं भाई, उन्होंने तो स्केप फोल्डिंग बोला ही था कि संकेत इशारे दो, उसी को तो स्केप फोल्डिंग बोलते हैं, संकेत इशारों को। तो पहला ऑप्शन गलत।
किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। मतलब बच्चा अपना मौखिकरण कर रहा है, कुछ बात बोल रहा है, अपने विचारों कह रहा है, तो रोक देना चाहिए? नहीं, समाज में तभी तो होता है, जब से वो अपने विचार नहीं कहेगा तब से अंतःक्रिया होगी कैसे? तो बिना विचारों का बोले मौखिकरण, मतलब मौखिक रूप से, पहले होता है ना मौखिक प्रश्न, तो बच्चे जब से अपने विचारों का मौखिकरण नहीं करेंगे, अपनी बात आपसे कहेंगे नहीं और सामने वाला सुन के उसका जवाब नहीं देगा, तब तो सामाजिक अंतःक्रिया हो ही नहीं पाएगा। तो जायज बात है, मौखिकरण के लिए हतोत्साहित करना मतलब डिमोटिवेट करना, नहीं मौखिकरण नहीं करना, कुछ भी पूछना मुछना नहीं है, ये भी क्या है? गलत। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। समाज में यही तो होता है कि एक दूसरे से चर्चा करते हैं, कोई समस्या होती है उस पर बहस चलती है, तभी उसका समाधान निकलता है। ये क्या है? सही है। अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक वाइगोत्स्की यही तो कहें करने को। गलत। तो देखिए, चर्चा परिचर्चा ये सारी चीजें क्या होते हैं? समाज का हिस्सा होते हैं, इसलिए लियो वाइगोत्स्की के अनुसार ये सभी चीजें क्या है? सही। और यहीं पे नहीं, कहीं भी आएगा चर्चा परिचर्चा संवाद विधि, वो बहस, ये सभी चीजें सही होती हैं। तो देखिए, विद्यार्थियों को चर्चा परिचर्चा वैचारिक बहस को बढ़ावा देना, जायज बात है, समाज का हिस्सा है, और समाज से तो बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा। वाइगोत्स्की का यही तो कहना है। ये ऑप्शन भी क्या है? तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं के द्वारा समामेलित होती हैं। उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं, समस्या समाधान कौशल, सृजनात्मकता, चिंतन, अमूर्त तार्किक चिंतन, परिकल्पना शक्ति, ये उच्चतर क्रम के ऊपर की जो मानसिक क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा सुमेलित होती है? मनोवैज्ञानिक उपकरण, पुरस्कार एवं दंड, अनुकूलन, कंठस्थीकरण। पुरस्कार एवं दंड से नहीं, अनुकूलन, अनुकूलन आप पढ़ेंगे जिन प्याजे में। कंठस्थीकरण याद करना नहीं, मनोवैज्ञानिक उपकरण। मनोवैज्ञानिक उपकरण क्या है? जो बुद्धि है, जो समाज में चलता है, एक दूसरे को समझना, अपनी बातों को कहना, उनकी बातों को सुनना, ये सभी चीजें किसमें आती है? मनोवैज्ञानिक उपकरण। जो मानसिक चीजों से जुड़ी हुई चीज है उसी को मनोवैज्ञानिक उपकरण कहते हैं। जब भी आप मनोविज्ञान में किसके बारे में बात की जाती है? एक मस्तिष्क के बारे में। आप बच्चे व्यवहार देख के आप जान जाते हैं कि उसकी बुद्धि में क्या चल रहा है, व्यवहार देख के जान जाते हो क्या सोचता है, उसकी नैतिकता कैसी है, सारा चीज मस्तिष्क का खेल होता है। तो लेव वाइगोत्स्की के मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं किसके द्वारा समामेलित होती है? मानसिक मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा। ये पुरस्कार दंड गलत हो जाएगा, अनुकूलन भी गलत, और कंठस्थीकरण भी क्या हो जाएगा? गलत। अभी जिन प्याजे पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे अनुकूलन क्यों गलत है, क्योंकि वो अनुकूलन किसका? जिन प्याजे के हैं। तो इस तरीके से गलत काटते हुए भी आप ऑप्शन को बना लेते हैं। इससे ज्यादा नहीं आते क्वेश्चन, विश्वास मानो दोस्तों। अगला, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार भाषा और संज्ञान के बीच कौन सा सही कथन है? तो वाइगोत्स्की ने भाषा को ज्यादा महत्वपूर्ण माना था कि संज्ञान या विचार या संज्ञानात्मक विकास? संज्ञानात्मक विकास, विचार या संज्ञान, तीनों एक ही चीज है। तो भाषा को ज्यादा महत्वपूर्ण मानना था कि संज्ञान को? जायज बात है, भाषा को। तो देखिए, भाषा की विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं होती। गलत। भूमिका होती है, तभी तो ज्यादा होगा। बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाती नहीं। स्वनिर्देशित बातें को प्राइवेट स्पीच बोले थे, जो खुद से बात करते हैं, खुद को निर्देश। आत्म केंद्रीयता का मतलब हो जाता है कि सेल्फिश होना, स्वार्थ। तो बच्चों के स्वार्थ को नहीं दर्शाता जो खुद से बातें करते हैं। बच्चों में निजी वाक उनके मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। सही बात है। बच्चों के जो निजी वाक होते हैं, जो बच्चे खुद से कहते हैं, अपनी बातों कहते हैं, जब आप बच्चों के निजी वाक को सुनेंगे, जो बच्चे खुद से बोल रहे हैं निजी वाक, उनके आंतरिक सोच को दर्शाती है कि वो क्या सोच रहा है, क्योंकि जैसा वो सोचेगा उसी के हिसाब से आगे की प्लानिंग करेगा। तो बच्चे के जो निजी वाक होते हैं उसके अंदर की सोच को दर्शाता है। कि जाहिर बात है कि जैसा बच्चा सोच विचार रखता होगा उसी के हिसाब से प्लानिंग करेगा। देखिए, विचारों का मौखिकरण बच्चे के समस्या समाधान कौशल में बाधक बनता है। गलत। विचारों का मौखिकरण समस्या समाधान कौशल में बाधक नहीं बनता। जितना वो बोलेगा उतना ही तो सीखेगा। और इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा। समझ गए होंगे। तो एक पॉइंट आप ध्यान देने की नहीं, सिर्फ ये जान लेना कि लियो वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, उतना महत्वपूर्ण है। जानना ये जरूरी कि यदि समाज में है तो मौखिकरण तो होगा ही। समाज में अंतक्रिया कैसे होगा? समवयस्कों के साथ। समाज में तो अंतक्रिया कैसे होगा? बिना बोले होगा, बोल के ही होगा ना। और जाहिर बात है, यदि बोलना ही यदि बाधक बन जाए तो फिर विकास कैसे होगा? तो वही है, उसी बोलने को बोलते हैं मौखिकरण। बस आप उस कहानी को पकड़ के चलिए।
सॉरी, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं था। एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता, ये एक क्वेश्चन देखा जाए तो व्यक्ति भिन्नता वाला है। विविधता को विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूहों में बांटकर बहिर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कि जो बच्चों के अंदर विविधता है, कोई अलग संस्कृति से आया, कोई अलग संस्कृति, कोई अलग समाज से आया, कोई अलग समाज से, तो बच्चों को क्या अलग अलग बांट के बहिर्वेशन बाहर करना चाहिए कि ये वाले बच्चे अंदर रहेंगे, ये बाहर रहेंगे। आप भी जानते हैं ये चीज क्या पूरी तरह गलत है। विविधता को अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन करना चाहिए। याद है कि नहीं, ये पूर्व ज्ञान पे क्वेश्चन है कि विविधता को अनदेखा कर दो और साथ में मानकीकृत पाठ्यक्रम चलाओ। और आपको पहले बता रहा, मानकीकृत मतलब होता है एक जैसा, और सभी बच्चों के लिए एक जैसा नहीं चल सकता। यदि व्यक्ति भिन्नता नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा कि अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम, अलग अलग पाठचर्या, अलग अलग परीक्षा होगी, अलग अलग मूल्यांकन होगी, अलग अलग शिक्षा होगी, अलग अलग शिक्षा के उद्देश्य होंगे, अलग अलग शिक्षण विधि होगी, सब अलग अलग। ये भी क्या है, गलत। विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल, विविधता का सम्मान करना चाहिए, विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए, विविधता को रिसोर्सेस संसाधन के रूप में लेना चाहिए। यही तो सिखाती है आपको शिक्षण कि जो व्यक्ति भिन्नता है, जो अलग अलग जगह से बच्चे हैं, इसको एक गुण के रूप में लो, इस चीज का सम्मान करो, इसको संसाधन के रूप लो और अपने क्लास के अंदर उस विविधता का प्रयोग करो। तो वही को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। विविधता को विद्यार्थियों का नामीकरण और रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के लिए और रूढ़िबद्ध धारणाओं को और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, या नामीकरण लेबलिंग करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा। अरे समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि नहीं सर समझ में आ रहा है, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको समझ में आ रहा है, या फिर मुझे जाहिर बात है अलग शिक्षण विधि प्रयोग करूं, या कहां दिक्कत हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत गलत, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत गलत, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत गलत। सही, इतना तो आप भी पकड़ लिए। चर्चा परिचर्चा ये सभी होते हैं समाज में, और समाज से जुड़ा हुआ सिद्धांत कौन दिया? लेव वाइगोत्स्की। तो जायज बात है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा। इसलिए कहता हूं कि आप जो लिखेंगे ना, कहानी वहां से नहीं बनती, विशेषताएं बहुत लिखी जा सकती, 75 तरह की लाइन बन जाएगी, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं ना, तो आपको सारे क्वेश्चन बनते हैं एक पेज के अंदर। कुछ नहीं था और आप देखिए आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए बोलता हूं समझने पे ध्यान दीजिएगा। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषणवाद गलत। अब ऐसा नहीं कि विश्लेषणवाद और बीएफ स्किनर को पढ़ना शुरू कर देना, वहां से क्वेश्चन वगैरह नहीं आएंगे, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। बहुत जगह पढ़ा भी दिए गए, मैंने भी देखा था, पर मैं जो चीज़ जरूरी नहीं उन्हें मैं नहीं लाऊंगा। यदि आपको पढ़ना होगा तो यूपी टेट के सिलेबस मैंने पढ़ाया है, आप वहां जाकर सिगमंड फ्रॉइड की वीडियो पढ़ सकते हैं। एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर एक अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया? जो अध्यापिका सरल करने के लिए कुछ संकेत लेने का निर्णय करती, कुछ संकेत वगैरह देती है, इसे क्या कहा गया है? अनुकरण, अनुकूलन, पाठ या आत्मसातकरण? क्या बोला गया है? जायज बात है, आंसर दिख गया होगा। स्कैफोल्डिंग, पाठ, ढांचा, मचान, इसी को तो कहते हैं। अब लग रहा होगा कि नहीं बच्चों वाला सवाल है। अब सारे वाइगोत्स्की लगेंगे, आप जाके बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो आप क्वेश्चन लिख के भेज दीजिएगा कमेंट में, मैं बना के बताऊंगा कैसे बनते हैं। और बाकी तो मैं कुछ दिन बाद आपको सारे पेपर करवाऊंगा। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिन प्याजे ने प्रस्तावित किया भाषा संज्ञान में सहायक होती है। अच्छा बताइए, मैंने अभी बोला था जिन प्याजे विचारों को महत्वपूर्ण मानता है, भाषा संज्ञान में सहायक होती है, भाषा संज्ञान में सहायता करती है, मतलब यहाँ भाषा को महत्वपूर्ण माना गया है। और जिन प्याजे भाषा को महत्वपूर्ण माना है, नहीं, ऑप्शन गलत। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे कैसे नहीं? उन्होंने बोला कि भाषा से पूरा मानसिक विकास होता है, और मानसिक विकास के अंदर तो याद करना, रटना, परिकल्पना, चिंतन सारे चीज आते हैं। तो भला लेव वाइगोत्स्की कैसे बोलेंगे कि भाषा का चिंतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता? गलत। जिन प्याजे ने प्रस्तावित किया कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है, जिन प्याजे ने प्रस्तावित किया कि चिंतन करना जो है वो भाषा को सीखने पर निर्भर करता है, चिंतन करना भाषा पर निर्भर कर रहा है। यहां देखिए लाइन,
चिंतन करना भाषा के सीखने पर निर्भर करता है, मतलब चिंतन करना किस पर निर्भर करता है, भाषा पे। तो जिन प्याजे भाषा को महत्वपूर्ण माने हैं, नहीं। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। अब ये ऑप्शन देखिए चौथा, लेव वाइगोस्की ने कहा कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है, मतलब यहां सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया गया, भाषा। मतलब भाषा चिंतन को सरल बनाती है, सुसाधित करती है, एक डायरेक्शन दिखाती है, मतलब भाषा को महत्वपूर्ण माना गया। और भाषा को वाइगोस्की ने महत्वपूर्ण माना है, बिल्कुल सही। तो देखिए, कभी चिंतन लिखेगा, कभी परिकल्पना लिखेगा, कभी अमूर्त चिंतन लिखेगा, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करेगा, कभी संज्ञान, कभी संज्ञानात्मक विकास, कभी विचार लिखेगा, कभी मानसिक उद्वेलन, कुछ भी लिख सकता है। इसलिए यदि आप विशेषताएं पढ़ के गए कि भाषा चिंतन करता है, पता चला उसी में उलझ जाएंगे। इसलिए चीजों को समझे रहिए कि वो आपके साथ खेल रहा है, आप रट के नहीं जा सकते। विशेषताएं मैं भी 75 लिखवा दूं, कोई बड़ी बात नहीं, लाओ पीपीटी 75 लिखवाऊं, छपा दूं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट मेन चीज पकड़ नहीं पाएंगे तब तक हो नहीं पाएगा। और ये होगा जब इसको पढ़ने के बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा पेपर को, तब आप समझेंगे कि नहीं, उसका एक अलग ही असर होता है। फिर आपके लिए हमेशा के लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी। और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा एक एक पेपर का बारी बारी। अब ये ज्यादा इसमें टॉपिक बचे नहीं, लेव वाइगोस्की, लॉरेंस कोलबर्ग, एक मूल्यांकन आपका बचा हुआ है, समावेशी शिक्षा मैंने पढ़ा दिया, कुछ और टॉपिक है बस। उसके बाद तो आपका देखिएगा सीडीपी के 300 क्वेश्चन में लगवाऊंगा, ज्यादा दिन नहीं, बस कुछ दिन में। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में और महत्व को पर बल दिया। किसके किसके महत्व पर बल दिया, सांस्कृतिक उपकरण पे, सही बात है, महत्व इसके पे तो बल दिए हैं, लेकिन दंड पे बल दिए हैं नहीं। मनोवैज्ञानिक उपकरण पे, हाँ इस पे बल दिए हैं, लेकिन पुरस्कार पे बल देते हैं नहीं। सामाजिक पारस्परिकता पर जाहिर जाते सामाजिक चीजों पर महल दिए। समाज में जो पारस्परिकता होती है, एक दूसरे से परस्पर निर्भर होते हैं, परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, इस पे बल दिए सामाजिक वाली चीजों पे। चर्चाओं पे, जाहिर बात है, दोनों पे बल दिए। लेकिन हमेशा चारों ऑप्शन पढ़िएगा दोस्तों, हमेशा बोला हूं कि चारों ऑप्शन पढ़िएगा, इसलिए नहीं क्योंकि कभी कभी उससे बेहतर ऑप्शन रहते हैं, वो भी सही रहेगा वो भी, लेकिन आपको हमेशा बेहतर चुनना है, इसलिए कभी भी झटके में जवाब मत दीजिएगा। जैविक परिपक्वता प्रतिस्पर्धा, गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। तो इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व करते हैं, समझ गए होंगे कि इस तरीके से चीजों को सॉल्व किया जाता है। और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे तो आपको जरा भी नहीं रटना पड़ेगा, चाहे किसी का भी शिक्षण हो, कहीं का शिक्षण हो, कोई भी शिक्षण हो, सब आपके झटाझट तैयार हो जाएंगे, झटाझट आप लगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। लेकिन इस तरीके से आपको पढ़ना रहेगा कॉन्सेप्ट को पकड़ के, कहीं से पढ़िए कैसे भी पढ़िए, लेकिन चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करिए। नहीं लिखवाना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप जाके यूपी टेट का सेक्शन देख सकते हो, वहां पे तथ्य ज्यादा जरूरी होते हैं। तो मैंने सिगमंड फ्राइड से लेके पूरे पढ़ाए 16-17 वैज्ञानिक, और भर भर के लिखवाए, क्योंकि मुझे मालूम कि वहां रटने वाला ही काम चलता है और फैक्ट पे बात चलती है वहां, तो मैंने पूरा लिखवा डाला। पर मुझे पता है कि यहाँ ज्यादा लिखवाने का मतलब कि आपके ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ना, पेपर टाइम याद करेंगे जो कि वो पूछेगा नहीं। अभी आपको मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, फिर आप देखिएगा। तो हमेशा एक अपने दृष्टिकोण से चीजों के बारे में सोचा करिए। और जिस साथ में लेव वाइगोस्की खत्म होते हैं, मतलब टॉपिक खत्म होता है, लेव वाइगोस्की का टॉपिक खत्म होता है। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ में इसी के साथ विदा लेते हैं, गुड लक, अगले वीडियो में मिलते हैं।